क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो देखो, एसक्यूएल सर्वर जो है वो एक डेटाबेस का टूल है, डेटाबेस का टूल है जो हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका जो नाम, ओरिजिनल नाम है इसका सीक्वल बोलते हैं, सीक्वल, बट अभी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं एसक्यूएल, सीक्वल। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और यूज में आता है डेटाबेस को, डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब वही होता है ना, डेटा क्या हो गया हमारा, डेटा हो गया सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बेस हम किस चीज को बोलते हैं, जहां पे हम चीजों को स्टोर करते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे एक गोडाउन के अंदर या फिर एक वेयर हाउस के अंदर सामान भर देते हैं हम। क्योंकि देखो, इसकी जरूरत कहाँ पे आती है, जब डेटा ना हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, जैसे कि लाखों करोड़ों में डेटा पहुंच गया, तो अब बहुत ज्यादा बड़े डेटा को हम हैंडल नहीं कर पाते एक्सेल के अंदर। एक्सेल हैंग करने लग जाता है, एक्सेल की फाइल में आप डेटा डालोगे ज्यादा तो एक्सेल हैंग करने लग जाता है। उसके बाद एक डेटाबेस का टूल और होता है जिसको हम बोलते हैं एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। बट एमएस एक्सेस क्या होता है, छोटे डेटाबेस तक वो सही रहता है, नॉर्मल रहता है। जैसे अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर हमें 10 जीबी तक का फ्री स्टोरेज देता है और एमएस एक्सेस 2 जीबी तक का स्टोरेज हमें फ्री देता है। अब क्योंकि डेटा इंक्रीज हो रहा है डेली बेसिस पे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे अभी हम देखेंगे तो हमारी क्लास भी ऑनलाइन चल रही है, बट कोरोना आने से पहले सारी चीजें ऑफलाइन होती थी। तो जितना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है उतना ही डेटा इंक्रीज होता जा रहा है कंपनियों के पास, और कंपनियों के पास जब डेटा इंक्रीज होता जा रहा है तो डेटा को संभालने के लिए, डेटा को रखने के लिए उनको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के साथ में रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे पर्सन की जो डेटा को हैंडल कर सके। तो हम जो इस ट्रेनिंग में सीखेंगे वो हम सीखेंगे डेटा को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, डेटा को हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसको हम उस तरीके से कैसे सीख सकते हैं कि जितना भी डेटा की हमें रिक्वायरमेंट है उतना डेटा हम अपने डेटाबेस से लेके आए। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एक मतलब वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, और किसी ऐसे पर्सन को जिसने वो वेयर हाउस पहली बार देखा है, उसको उसके अंदर जाके बोल दें कि जैसे बहुत सारे लैपटॉप डले भरे हुए हैं उसमें, और हम बोल दें कि डेल का ये वाला मॉडल उठा के ले आओ, तो आप समझो कि उसको कितना टाइम लग जाएगा एक मॉडल को ढूंढने में। डेल का एक मॉडल ढूंढने में उसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसका ना हैबिचुअल नहीं है, उसके लिए वो जानकारी नहीं है कि कहाँ पे रखा है। बट वहां पे काम करने वाले जो वेयर हाउस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आप बोलो कि ये वाला मॉडल नंबर निकाल के ले आओ, तो वो फटाक से ले आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वाला मॉडल नंबर कहाँ पे रखा है। तो वही काम हमें सीखना है कि डेटाबेस के अंदर डेटा अगर भरा हुआ है तो उस वहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करके लाए। ठीक है, उसी पे हम रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। क्योंकि देखो, ये एक वेयर हाउस की तरह अगर मैं बता रहा हूँ तो ये आप समझो कि ये सिर्फ डेटा को स्टोर करने के काम आता है, बैक एंड में काम आता है ये, बैक एंड में। फ्रंट एंड में कभी भी काम नहीं आएगा। आप किसी भी क्लाइंट को अपना डेटाबेस खोल के नहीं दिखा रहे होगे कि ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस काम करता है बैक एंड का, क्योंकि वेयर हाउस में कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता इंसान। अगर आपको लैपटॉप खरीदना होता है तो आप शोरूम पे जाते हो, वेयर हाउस में नहीं जाते। जी। तो उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे पावर बीआई होता है और टैबल्यू होता है। इस तरह के हमारे डेटा को विजुअलाइज कराने के टूल्स होते हैं। तो हम जो फिलहाल सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं डेटाबेस का एक टूल जिसको बोलते हैं हम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, डेटाबेस को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर रिकॉर्ड। और सीक्वल की फुल फॉर्म जो एसक्यूएल है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर करने की लैंग्वेज। यूआरएडी होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, हम एक स्ट्रक्चर वे में ना
क्वेरी करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि डेटा बस पोच डला हुआ है कहीं भी। नया पर्सन अगर देखता है तो उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा डेटा है, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। बट जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डेटा किस तरीके से हमने उसको अरेंज किया हुआ है। जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस की। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस होते हैं दो तरह के। जनरली भी हम जानते हैं कि दो तरह के डेटाबेस हमारे पास होते हैं। एक होता है डीबीएमएस, एक होता है आरडीबीएमएस। डीबीएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस की होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आरडीबीएमएस, इसको आप देखोगे तो मोस्टली जो गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशंस होती है ना, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो इसको यूज करती है। क्यों? आरडीबीएमएस को। डीबीएमएस को, डीबीएमएस को। ठीक है। हाँ, डीबीएमएस को क्यों यूज करती है? डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना डीबीएमएस, ये हमें ना किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता। मतलब एक डेटाबेस है, बस वही है, उसी के अंदर आपको जो करना है आप कर सकते हो। और रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो होता है कि आप एक सिस्टम से कनेक्ट लिंक बना के दूसरे डेटाबेस में आप एंटर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि अगर हमारे पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड है तो हम आईसीआईसीआई बैंक या किसी अदर बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, जबकि डेटाबेस हमारा कहाँ पे है? एचडीएफसी में है। बट हम पैसा निकाल रहे हैं किसी और डेटाबेस, किसी और मतलब एटीएम से। तो इसका मतलब है कि हमारे जो डेटा है, जो डेटाबेस है, वो रिलेशनल है, मतलब रिलेशन है उन दोनों का आपस में, उन सब का आपस में। तभी तो आईसीआईसीआई बैंक फैच कर पा रहा है आपकी इंफॉर्मेशन कि हाँ जी जो कार्ड इन्होंने डाला है उसके अंदर कितना बैलेंस है, कौन इसका ओनर है, क्या इसका पिन कोड है, क्या मोबाइल नंबर है। वो सारी चीजें आईसीआईसीआई को पता होगी, तभी तो वो पैसा दे पाएगा हमें, जी। है ना। तो अभी जो मोस्टली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में चलता है वो चलता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है सिर्फ यही एक डेटाबेस का टूल है। डेटाबेस के टूल बहुत सारे हैं मार्केट में, बट नंबर 1 पे यही है एसक्यूएल सर्वर। क्यों? क्योंकि एक तो माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भरोसा जुड़ा हुआ है लोगों का। उनको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट, अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट है तो वो ट्रस्टेबल है। दूसरा, सस्ता होता है, और तीसरा, यूजर फ्रेंडली होता है। आप नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो या सेमी टेक्निकल हो, हर कोई इसको आसानी से सीख सकता है और यूज कर सकता है। अगर हम डेटाबेस की इनकी डेटाबेस के टूल की बात करें तो हमारा एसक्यूएल सर्वर जो कि हम पढ़ेंगे, एमएस एक्सेस हम इसको भी पढ़ेंगे, एमएस एक्सेस को भी हम इसी कोर्स के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद एक ओरेकल चलता है, ओरेकल भी एसक्यूएल को टक्कर देता है। फिर साइबेस हो गया, एसएपी आना हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, सर हेलो नो एसक्यूएल आता है, हेलो नो एसक्यूएल भी आता है। हेलो हाँ जी, सर सर what is the difference between an SQL and Oracle server? एसक्यूएल एंड Oracle. अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये Okay. एसक्यूएल जो सर्वर है ये अपना माइक्रोसॉफ्ट का है, और ओरेकल शायद ये सेल्सफोर्स का है। इसका मुझे पक्का नहीं पता, बट ये शायद सेल्सफोर्स का है ओरेकल। बट मैं आपको एक चीज की और श्योरिटी दे देता हूँ कि अगर आप एसक्यूएल सर्वर सीख लेते हो, एसक्यूएल सर्वर अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद से ये जितने भी डेटाबेस के टूल लिखे हुए हैं ना, इन सबको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सिंटैक्स ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। Okay. आपको कंपनी में जो मिलेंगे ना मोस्टली ये दो ही मिलेंगे, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी में अगर ओरेकल है या आपको उन्होंने बोला कि ओरेकल आता है तो आप मना कर दो कि नहीं जी नहीं आता।
ओरेकल भी आपको आएगा अगर आपको एसक्यूएल आता है तो, क्योंकि सिंटैक्स ऑलमोस्ट सभी के सेम है। ऐसे समझो बस कि अभी आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो फिर आपने एप्पल यूज करने लगे, जितना टाइम उसमें हैबिचुअल होने में लगेगा आपको, उतना ही टाइम इसमें लगेगा। आपको पता होगा ना कि क्वेरी कैसे लिखनी है, तो आप लिख दोगे आराम से। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अब अगर बात करते हैं हम व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों आ जाती है हमें? जैसा मैंने बताया, व्हेन डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, डेटा हमारा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, तो डेटा को हैंडल करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए होगा, कहीं तो हमें चाहिए होगा। अब एक चीज और समझ लो कि जो डेटा होता है, डेटा को बोला जाता है किसी भी कंपनी की आत्मा है वो, क्योंकि अगर डेटाबेस खत्म तो कंपनी खत्म। एक कंपनी ने 10 साल मेहनत की है और उसने अपने 1 करोड़ एम्प्लॉयज 1 करोड़ क्लाइंट बना दिए, और एक दिन पता चला कि डेटाबेस ही उड़ गया, तो कंपनी तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी डेटाबेस को लेके बहुत सतर्क रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और किसी को भी उन्होंने हायर किया और उन्होंने पूरा डेटाबेस सौंप दिया उसको, नहीं। सबसे पहले तो डेटा को क्या करते हैं, वो क्लाउड वगैरह पे डाल के रखते हैं। दूसरा, जो भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा या पुराने भी एम्प्लॉय जितने भी होंगे, उनके ना रोल डिसाइड होते हैं। हम सीखेंगे रोल भी डिफाइन करना इसमें, कि रोल कैसे देते हैं किसको। तो उसके पास ना उतनी अथॉरिटी होती है जितना उसको उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे उसको डेटा अपडेट करने की होती है, या टेबल क्रिएट कर दिया, उसने थोड़ा बहुत एडिट कर दिया, बस वो चीजें डिलीट करने की नहीं होती, ड्रॉप करने की नहीं होती, ट्रंकेट की नहीं होती। मतलब अलग अलग रोल्स में अलग अलग उसको एक्सेस दिया जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी बंद होती है ना, तो उसमें जो लास्ट एम्प्लॉय होता है, किसी भी कंपनी का लास्ट एम्प्लॉय जो होता है, वो डेटाबेस को हैंडल करने वाला होता है। क्योंकि अगर कल को कुछ, अगर वो कंपनी कल को दोबारा से ग्रो करना चाहे या ओपन होगी, तो डेटाबेस उसके पास अगर है तो वो वहीं से शुरुआत करेगी जहां से उसने छोड़ा था। तो इसलिए डेटा को लेके बहुत सतर्क होती है कंपनियां। फिर आता है यूजफुल फॉर बिजनेस एनालिसिस। जब कंपनी बिजनेस एनालिसिस करती है, जैसे कि कंपनी के जो बिजनेस इंटेलिजेंस का जो डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो फोरकास्टिंग करता है। अपने कंपनी का डेटा उठाएगा, लास्ट ईयर का, लास्ट 2 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, या जितना भी उसको डेटा चाहिए होता है, और वो उसी को लेके फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर हमने इस साल में इतना अर्न किया है, या इस साल में हमने इतना ये प्रॉफिट कमाया है, तो हम नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 5 ईयर के हमारे प्लान्स क्या होंगे। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग बोलते हैं उसको। तो उसी के लिए एक टीम हायर की जाती है, बीआई की टीम, बिजनेस इंटेलिजेंस की। अब बिजनेस इंटेलिजेंस की जो टीम होती है, वो डिसीजन कब लेगी, वो डिसीजन तब लेगी जब हमारे पास डेटा होगा, और वो भी एक जेन्युइन डेटा। तो बिजनेस एनालिसिस में भी ये हमें यूज आता है। यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, वही हो गया, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। फिर आता है यूजफुल फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप समझ लो। किसी भी टाइप का हम ऑटोमेट करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एक स्ट्रक्चर वे के डेटा की। कभी भी अनस्ट्रक्चर डेटा पे हम ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। जैसे वीबीए की कोडिंग वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे भी हमें स्ट्रक्चर डेटा चाहिए होता है। फिर आता है यूजफुल फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक एम्प्लॉय का एक रोल डिफाइन किया जाता है कि ये इतना एक्सेस कर सकता है, ये इतनी चीजें कर सकता है, ये इतनी चीजें कर सकता है। तो उससे क्या होता है, हमारे डेटा की ना सिक्योरिटी हो जाती है, हमारा डेटा सिक्योर रहता है। अभी जब हम सीखेंगे ना, लास्ट में आता है ये वाला चीज, रोल वाला, बट जब हम सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, फिर आता है क्राइटेरिया टू इस्टेब्लिश डेटाबेस। ऐसे समझो कि हमें जरूरत थी
अब हमें जरूरत महसूस हुई एसक्यूएल सर्वर की, और एसक्यूएल सर्वर हमने ले लिया। अब हमारी आईटी टीम ने एसक्यूएल सर्वर डाल दिया, तो हमारे देखते हैं कि हम क्या क्या हमारे अब काम होता है डेटाबेस को बनाने में, क्या क्या चीजें हमें यूजफुल होती है। तो सबसे पहले आता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारा डेटा जहां जहां भी डाला हुआ है वहां से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। फिर आता है स्प्लिट इन टेबल एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसमें जो डेटा डला होता है वो टेबल की फॉर्म में डला होता है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो हम डेटा डालते हैं वो टेबल की फॉर्म में डला होता है। टेबल की फॉर्म में डले होने से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। हम इजीली डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और इजीली उस पे उसको हम फैच कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा को टेबल की फॉर्म में इसमें रखते हैं। फिर आता है क्रिएट फील्ड इन ईच टेबल। अच्छा, फील्ड इसमें बोलते हैं हम कॉलम को, जैसे एक्सेल में हेडर बोलते हैं ना, हेडर, वही जी। चीज इसमें हम फील्ड बोलते हैं। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं। और उन फील्ड के ऊपर जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं तो उन फील्ड के ऊपर हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट इसमें 6 तरह के होते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे जब हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट क्या होता है और रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है एक से ज्यादा टेबल का। अगर हम मल्टीपल टेबल्स पे काम कर रहे हैं तो हम उनका रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। अभी थ्योरी है, अभी हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, बट जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको 100% सारा कुछ समझ में आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ना एसक्यूएल सर्वर कंप्लीट पैकेज की, तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS। इसको हम बोलते हैं SSMS, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इससे पहले ये हुआ करता था बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट स्टूडियो, बिड्स, इसको बोलते थे बिड्स। अच्छा, बिड्स में क्या आता था, MSBI। MSBI को अगर आज की किसी एप्लीकेशन से तुलना करी जाए तो वो पावर BI है। जो काम पावर BI करता है वही काम MSBI करता था एक टाइम पे, बट जब से पावर BI मार्केट में आया है तब से ये खत्म हो गया, क्योंकि पावर BI ज्यादा सिंपल है और उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है MSBI के मुकाबले पे। बट अभी भी आप देखोगे ना कई कंपनियां बोलती है कि MSBI की नॉलेज अगर है तो मतलब वेल एंड गुड है, गुड टू हैव है अगर है तो। वैसे तो अभी मार्केट में चलता नहीं है, कोर्सेज भी बहुत कम लोग कराते हैं इसके MSBI के, क्योंकि ये ऐसे समझो ये जाती हुई एप्लीकेशन है, खत्म। लोग अब मूव कर चुके हैं पावर BI की तरफ, तो MSBI को अब कोई नहीं पूछता। बट MSBI में हमारे पास 3 चीजें होती थी, एक होता था SSIS, SSAS और SSRS। SSIS को अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी क्या होता है, ETL का टूल। अभी मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को पावर BI नहीं आता है तो इसके साथ या इसके बाद पावर BI जरूर सीखना, क्योंकि पावर BI में आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है और बहुत अच्छा पैकेज भी है। तो पावर क्वेरी में होता है जहां पे हम डेटा को क्या करते हैं, ज्योति तो यही नहीं लग रहा है यहाँ पे। देखो पावर क्वेरी होता है ना, पावर क्वेरी में हम डेटा को क्लीन करते हैं। जैसे हमारे पास डेटा आया अनस्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया या सेमी स्ट्रक्चर में आ गया, तो हम उसको क्लीन करके स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आते हैं, वो होता है पावर क्वेरी। पावर पाइवट क्या होता है, जब हम डेटा को मॉडलिंग करते हैं, डेटा हाँ, मॉडलिंग। अब आए हो, जब हम डेटा को एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और पावर व्यू क्या होता है, जब हम डेटा को विजुअलाइज कराते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा।
इसमें हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पावर बीआई का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? एसक्यूएल का। बस आप लोग इतना समझ लो कि पावर बीआई में हमारे पास 3 चीजें होती है, पावर क्वेरी, पावर पाइवट और पावर व्यू। ये आता है डेटा को क्लीन करने के लिए, ये आता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, और ये आता है डेटा को विजुलाइज करने के लिए। तो एसक्यूएल सर्वर जो हम पढ़ते हैं उसको ना 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं, और ये होता भी 2 ही तरह का है। एक होता है ये टीएसक्यूएल। टीएसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन एसक्यूएल। ट्रांजैक्शन एसक्यूएल का मतलब है कि जब हम छोटी छोटी क्वेरियां लिख के, एक एक 2-2 लाइन की क्वेरियां लिख के अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, वो होगा टीएसक्यूएल। और टीएसक्यूएल को हम बेसिक एसक्यूएल में खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है पीएलएसक्यूएल। पीएलएसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल का मतलब है कि अब हमारी क्वेरी छोटी मोटी नहीं रहेगी, अब हमारी क्वेरी पूरी बड़ी हो जाएगी। कितनी भी बड़ी हो सकती है अब क्वेरी, अब कोई उसका वो नहीं है लेंथ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल, छोटी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है। अगर आप लोगों को नहीं आती है प्रोग्रामिंग तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं उसको आपको करा के चलूंगा, बेस बना के चलेंगे हम। पहले बेस बनाएंगे, उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। उतनी ज्यादा हार्डकोर नहीं है, बहुत छोटी सी है। ठीक है जी, ये हमने देख ही लिया एसक्यूएल का। अब नया नाम है, और इसका पुराना नाम क्या है? सीक्वल। सीक्वल पुराना है। हाँ, सीक्वल पुराना नाम है, इसको अब शॉर्ट में कर दिया एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी देखो बहुत सारे इसके वर्जन आ चुके हैं। मेरे पास जो है वो 2014 का है, और 2014 ही सबसे ज्यादा मार्केट में चलता भी है। बट अगर आप चाहो तो 2019 भी डाउनलोड कर सकते हो, सब में सेम रहेगा। अच्छा, अब इसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे जाके आप टाइप करोगे एसक्यूएल सर्वर, जैसे 14 या 19 कुछ भी आप डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट। क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वाली साइट पे क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड है, कोई पैसा नहीं है इसका कभी तक भी, पूरी जिंदगी भी चलाओगे कोई पैसा नहीं है। 10 GB तक फ्री स्टोरेज है, और उतना हमें काफी रहता है सीखने के लिए तो। और जब हम कंपनी में जाते हैं तो वो अपने आप देते हैं। अच्छा, नीचे आए ना, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 एक्सप्रेस। यहां से डाउनलोड होगा, बट डाउनलोड करने से पहले हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन और है .NET, वो डाउनलोड करना होता है। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जाओगे ना इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन पे, हाँ जी, नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 3.5 SP1। इस पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहां से इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दोगे। सिंपल सा है, नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे, वो अपना आप इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये होना जरूर चाहिए हमारे सिस्टम में। .NET फ्रेमवर्क नहीं होगा तो एसक्यूएल सर्वर वो एक टाइम पे आएगा, जब एसक्यूएल सर्वर को आप इंस्टॉल करने बैठोगे तो वो बीच में ही मना कर देगा। इसको करने के बाद हम बैक चले जाएंगे। आ गए हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 पे वापस। जी, अब हम करेंगे यहाँ से डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा कि आपको क्या डाउनलोड करना है। अब इसमें ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है 32 बिट वाला, और एक होता है 64 बिट। 32 बिट 64 बिट आप देखोगे अपने सिस्टम में, आपका 32 बिट का या 64 बिट का है। नए लैपटॉप मोस्टली अभी
64 बिट के आ रहे हैं। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पुराना है तो हो सकता है वो 32 बिट का निकले, बट अभी मोस्टली क्या हो रहा है, 64 क्या आ बिट। रहा है। तो हमने एक 64 बिट वाला एसक्यूएल एक्सप्रेस ले लिया और उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे ना मैनेजमेंट स्टूडियो होता है, एक हमें मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने 64 बिट वाला सेलेक्ट किया है, ठीक। तो नीचे भी हम 64 बिट वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर ऊपर 32 बिट होता तो यहाँ भी हम 32 बिट सेलेक्ट करते। इसका जो पैकेज बनेगा वो बनेगा आपका 880 MB का। बस इसको नेक्स्ट कर दोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके इसको इंस्टॉल कर लेना, कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कहीं भी ऐसे लगता है कि नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास में मैं आपकी स्क्रीन शेयर करा के उसको सॉल्व कर दूंगा। ज्यादा अपनी तरफ से ज्यादा जोर मत लगाना कोई भी। यहाँ पे भी अटक जाओ, या तो उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दो, वरना तो छोड़ दो। कल शाम को क्लास से पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हम दूसरी एप्लीकेशन भी सीखेंगे, MS एक्सेस। MS एक्सेस अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि MS एक्सेस होता है छोटे डेटाबेस के लिए, छोटे डेटाबेस पे काम करने के लिए। काफी कंपनियां मांगती भी है MS एक्सेस की नॉलेज, रेयर मांगती है बट मांगती है, और अच्छा भी है। अगर हमें एसक्यूएल सर्वर के साथ MS एक्सेस भी सीखने को मिल रहा है तो नॉलेज ही बढ़ रही है, कुछ जा तो रहा नहीं है। तो MS एक्सेस भी सीखते हैं, क्योंकि कई बार ना ऐसे वो हुआ था इंसिडेंस कि बच्चे को SQL तो आता है बट MS एक्सेस नहीं आता। अब कंपनी ने बोल दिया MS एक्सेस वाला भी चाहिए हमें, तो अब वो SQL सर्वर होने के बाद भी MS एक्सेस की वजह से रिजेक्ट हो गया। तो दोनों को हम साथ में करा देते हैं। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बताया था ना, 10 GB तक का फ्री स्पेस देता है, और ये MS एक्सेस 2 GB तक का देता है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल सर्वर बैकएंड पे काम करता है, वेयर हाउस की तरह काम करता है, कभी भी स्टोर की तरह काम नहीं करेगा, बट ये करेगा MS एक्सेस। ये आपका बैकएंड की तरह भी काम करता है और फ्रंट एंड की तरह भी काम करता है। इसमें हम डेटा को स्टोर करके भी रख सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले भी करा सकते हैं, विजुअलाइज भी करा सकते हैं। इसमें हम रिपोर्ट भी बना सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो ये दोनों तरह से काम करता है, बैक एंड और फ्रंट एंड। ये पहले हुआ था DBMS, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 2003 था, इसका वर्जन 2003 वाले वर्जन में ये DBMS हुआ करता था। बट 2003 से प्लस वालों में RDBMS हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डेटाबेस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाना, और कनेक्टिविटी बनाना भी हम सीखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देखोगे ना, एसक्यूएल सर्वर से एक्सेस के साथ, एक्सेस से एक्सेल के साथ, एसक्यूएल सर्वर से MS एक्सेस के साथ, ये हम कनेक्टिविटी बनाना भी सीखेंगे। ठीक है। कि अगर हम एसक्यूएल सर्वर में काम कर रहे हैं तो हम एक्सेल में कैसे एंटर कर सकते हैं, एक्सेस में काम करते करते एक्सेल में कैसे एंटर कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर में काम करते करते MS एक्सेस में कैसे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है। अगर आप एक नॉर्मल ये लेते हो MS ऑफिस तो 18,000 रुपये का पड़ता है, बट अगर आप प्रोफेशनल लेते हो तो वो फिर 22,000 रुपये का आपको पड़ता है। देखोगे आप जो नए लैपटॉप आते हैं ना, उनमें MS ऑफिस डला हुआ आता है, बट उसमें एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। अगर आप लोगों में से किसी का नया लैपटॉप है तो आप देखो MS एक्सेस नहीं होगा उसमें।
क्योंकि MS एक्सेस वाला ऑफिस महंगा आता है। हम ये वाले ऑफिस की बात नहीं कर रहे जो हम चला रहे हैं, ये तो लोकल है, ये तो पायरेटेड है। जो ओरिजिनल कंपनी यूज करती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें 4,000 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं सिर्फ एक्सेस के लिए। अच्छा, एक्सेस हम सीखेंगे 2021 वाले में, MS एक्सेस 2021 वाले में सीखेंगे। तो ये चीजें हम सीखने वाले हैं। क्वेरी सीखेंगे, डेटाबेस क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। मैक्रो नहीं सीखेंगे, मैक्रो नहीं सीखेंगे क्योंकि मैक्रो का एक कोर्स डिफरेंट ही हो जाता है। फिर अच्छा, स्विच बोर्ड हम सीख लेंगे। ये 4-5 चीजें हैं, ये इसी के अंदर आएगी MS एक्सेस के अंदर। एक्सेस के अंदर आएगी। और ऐसा नहीं होगा कि पहले हम SQL सर्वर खत्म करेंगे तब MS एक्सेस पे आएंगे। जो क्वेरी हम SQL सर्वर के अंदर लिखते हैं ना, वही क्वेरी MS एक्सेस के अंदर भी चलती है। जो क्वेरी हम SQL सर्वर के अंदर लिखेंगे वही क्वेरी MS एक्सेस के अंदर भी आएगी, चलेंगी सारी क्वेरी। जैसे हमने SQL डाउनलोड किया है, ऐसे ही इसका भी डाउनलोड करने का नहीं, ये डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये आपको MS ऑफिस के पैकेज के साथ ही मिलता है। अभी तो मैं बोल रहा था ना MS ऑफिस में एप्लीकेशन आती है ना, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वीडियो आता है, प्रोजेक्ट आता है, और आउटलुक होता है, MS एक्सेस आता है। अभी नहीं बोल रहा था मैं कि अभी जो नए हाँ जी। लैपटॉप आ रहे हैं हाँ उनके जी, फिर उनमें जैसे अब आप MS एक्सेस सिखाओगे तो हम उसके ऊपर अगर हम करके देखेंगे तो वो हम कैसे करके देखेंगे? अरे यहाँ पे जाओगे ना, ये टाइप हियर टू सर्च, हाँ देखो आप लिखोगे ना एक्सेस, आ गया ना एक्सेस, जी। एंटर प्रेस करोगे, ये आ गया ब्लैंक क्वेरी, ब्लैंक डेटाबेस, ये आ गया। अब यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, डेटा पे काम कैसे करते हैं, डेटा के साथ खेलना हम सीखेंगे अब। ठीक है। ठीक है, अगर किसी के पास MS एक्सेस नहीं है, किसी के सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, शॉप पे जाएगा और वहां से MS ऑफिस डाउनलोड कर वो इंस्टॉल करवा, तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा SQL का इंट्रोडक्शन। SQL के इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको बता दूं, हमारी जो ये ट्रेनिंग रहेगी, इसे आप मान के चलो 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा हमारा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, क्लास जो हमारी होगी 8:30 PM टू 9:30 PM। क्लास की हमारी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड होगी, प्लस जितना भी डेटा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं उस सीट को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमारी क्वेरी लिखी जाएंगी वो क्वेरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ भी डाउट होता है, क्लास से पहले 10 से 15 मिनट का सेशन हमारा रहा करेगा, क्वेरी सेशन। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है ऐसा जो नहीं समझ आ रहा है, तो वो हम सोल्व किया करेंगे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये पावर BI की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट इसमें जो काम है ना, असली काम है वो है हमारे सिंटैक्स का। क्वेरी कैसे लिखनी है, बस क्वेरी कैसे लिखनी है अगर आपको ये समझ आ गया, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो SQL सर्वर सीखना बहुत आसान है। SQL सर्वर सीखना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्वेरी को कैसे लिखा जाता है, क्वेरी का सिंटैक्स क्या है, बस इतना सा काम है। वीक में दिन में अगर आप 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितना मैं करा रहा हूँ उसकी 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर ली अब अगले 2 महीने तक, तो आपका बेड़ा पार है SQL सर्वर को लेके। और SQL सर्वर डेटा एनालिस्ट के लिए
ये समझ लो कि रामबाण है। अगर इस डेट आपको एसक्यूएल सर्वर नहीं आता तो आप डेटा एनालिस्ट में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मोस्टली कंपनी डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर यूज कर रही है, एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल। ठीक है, अब अगर आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। अभी क्लास इसी टाइम हुआ करेगी, इसी तरह से हुआ करेगी, इसी लिंक से हुएगी। जो लिंक से आज ज्वाइन किया है इसी से डेली ज्वाइन करना है। अब आप लोगों का काम ये है कि इस एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके रखना है। कल तक एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना। एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करने से पहले .NET डाउनलोड कर लेना। हो जाएगा इतना तो, या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। बाकी कहाँ है ये हो जाएगा जी। अभी अनुज? अनुज सबीर तुम हो भी यहाँ पे दोनों? अनुज तो है। तो आज के लिए हम इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर जब तक हमारे सिस्टम में नहीं होगा तब तक हमें कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। एसक्यूएल सर्वर मैं आपको कल बताऊंगा कैसे करना है, कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं। कल हम सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा हम कैसे डालते हैं, और अगर हमारा डेटा एसक्यूएल सर्वर के अंदर डला हुआ है तो वो कैसे हम उसको अदर एप्लीकेशंस पे लेके जाते हैं। ओके। ठीक, हाँ जी, चलो हो तो जाएगा। अब हम